हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 7th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी का चैप्टर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नगर, व्यापारी और शिल्पी जन। देखिए, हमने मध्यकालीन के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। हमने मुगल काल के बारे में देख लिया है, दिल्ली सल्तनत के बारे में देख लिया है, और आज हम बात करेंगे मध्यकालीन नगर, व्यापारी और शिल्पी जन के बारे में कि वहाँ का नगर प्रशासन कैसा था, व्यापारी किस प्रकार व्यापार करते थे, शिल्पी जन जो है वो किस प्रकार शिल्पकारिता करते थे। तो इसके बारे में आज हम डिटेल वे में स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, मध्ययुगीन नगर की यात्रा पर आया कोई यात्री उस नगर के बारे में कैसी आकांक्षाएं रखता होगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह नगर किस प्रकार था। क्या वह एक मंदिर नगर था, या एक प्रशासनिक केंद्र, या एक वाणिज्यिक शहर, एक पत्तन नगर, ठीक है, या फिर कह लीजिए कि किसी अन्य प्रकार का शहर था। तो बेसिकली ये देखा गया कि कई नगर तो एक साथ अनेक प्रकार के थे। वे प्रशासनिक नगर तथा मंदिर नगर होने के साथ साथ वाणिज्यिक कार्यकलापों और शिल्प उत्पादन के केंद्र भी थे। थोड़ा सा आपको मैं मैप में समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, मध्य और दक्षिण भारत में व्यापार और शिल्पकारी उत्पादन के प्रमुख केंद्र। अब देखिए, बेसिकली अगर मैं मुख्य केंद्र की बात करूँ तो आपको यहाँ पे सूरत, हम्पी, मसूलीपट्टनम दिख रहा होगा प्रॉपर। तो ये जो है बेसिकली मेन केंद्र थे, ठीक है। व्यापार के, शिल्पकारिता के ये मेन केंद्र थे, जो कि आपको दक्षिण में दिख रहे होंगे और मध्य भारत में दिख रहे होंगे। आपको उत्तर भारत में नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये जो है मध्य और दक्षिण भारत के केंद्र हैं व्यापार और शिल्पकारिता के। अच्छा, अब आइए शुरुआत करते हैं प्रशासनिक केंद्र से। देखिए, हमने जो है अध्याय 2 में चोल के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, ठीक है, चोल वंश के बारे में। तो चोल की राजधानी आप सभी को मैंने बताया था तंजावुर, जिसे तंजौर भी कहा जाता था, ठीक है। तो चोल साम्राज्य जो था ना, 3, ध्यान रखेंगे, 3 प्रशासनिक इकाइयों में बटा था, जिसे केंद्र सरकार, अस्थायी सरकार और स्थानीय सरकार कहा गया, ठीक है। तो प्रशासन का नेतृत्व कौन करता था? राजा करता था। हमने ये देखा है पिछले चैप्टरों में। तो चोल जो है ना, शासन स्वरूप में वंशानुगत था, यानी कि राजा का बेटा ही राजा हुआ करता था और वही शासन संभालता था। तो चोल के जो है शाही पारिवारिक परंपरा के अनुसार चोल राजा की गद्दी का अनुगामी हकदार जो है सबसे बड़ा बेटा होगा। यानी कि यहाँ ये बात स्पष्ट हो रही है कि उत्तराधिकारी को युवराज कहा जाता था। तो देखिए, चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर, जैसे कि वह 1000 वर्ष पहले था, की यात्रा पर चलते हैं। अब देखिए, वर्ष में 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी कहाँ है? साउथ में है, ठीक है, साउथ में, दक्षिण की नदी है ये, ठीक है। तो कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास बहती है। राजा राजराज चोल द्वारा निर्मित राजराजेश्वर मंदिर, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजा राजराज, ठीक है। तो जो है उस मंदिर में घंटियां बजती हुई सुनाई देती हैं। लोग नगर के वास्तुकार कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन की वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते। हमें वास्तुकार का नाम इसलिए पता है, क्योंकि उसने गर्व से अपने नाम को मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण करवाया है, यानी कि मंदिर की दीवार पे उनके नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। और मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। गाइस ध्यान रखेंगे, मंदिर के भीतर विशाल शिवलिंग स्थापित है। और इस मंदिर के अलावा ना, नगर के अनेक राजमहल हैं, राजाओं के महल हैं, जिनमें कई मंडप बने हुए हैं। अब मंडप क्या होता है? आपने शादियों में मंडप देखे ही होंगे, उसी प्रकार के मंडप राजमहल में भी होते थे, ठीक है। राजा लोग क्या करते थे? राजा लोग इन मंडपों में ना अपना दरबार लगाते थे, ठीक है, सभाएं लगाते थे, और यहीं से ना वे अपने अधीनस्थों, यानी कि जो उनके अधीन होकर कार्य करते थे, यानी कि उनके कर्मचारियों के लिए आदेश जारी करते हैं। और नगर में सैन्य शिविर भी बने हुए हैं। तो नगर जो है उन बाजारों की हलचल से भरा हुआ है, जहां अनाज, मसालों, कपड़ों, आभूषणों की बिक्री हो रही है। नगर के लिए ना जल की आपूर्ति कुओं और तालाबों से होती है। अब देखिए कि नगर में जल आपूर्ति कहाँ से होती थी? है कुओं और तालाबों से। हम मध्यकालीन
और जो है चोल वंश के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखना है ना। तो जो है तंजावुर और उनके निकटवर्ती नगर जो है उरैयूर को जो है सालीय बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडे झंडियाँ बनाने का कपड़ा, राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए यानी कि जनता के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार कर रहे हैं। और यहाँ से कुछ देर दूरी पर जो है स्वामी मलाई में स्थापित और मूर्तिकार उत्तम कांस्य मूर्तियाँ और लंबे सुंदर घंटा धातु दीप बना रहे हैं। अच्छा, अब देखिए हम मंदिर नगर क्या होते हैं, किस प्रकार मंदिर जो है नगरीकरण का एक हिस्सा हो सकता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। और देखिए मंदिर जो होते हैं ना वो व्यापार की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। अभी हम आगे देखेंगे पूरी तरीके से, आप समझने का प्रयास करें। देखिए मंदिर नगर और तीर्थ केंद्र। देखिए तंजावुर जो है ना एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है, यानी कि मंदिर नगर जो है नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप है। देखिए नगरीकरण क्या होता है, एक नगर में क्या क्या इम्पॉर्टेंट है, नगरीकरण कहाँ होता है। अब जैसे देखिए कि हम कहते हैं कि यहाँ का जो है इस जैसे एक प्रॉपर स्थान का नगरीकरण होता जा रहा है, यानी कि जो जो नगर में सुविधाएं मुहैया होती हैं वो सुविधाएं एक प्रॉपर स्थान पे होती जा रही है, इसलिए वहाँ पे नगरीकरण होता जा रहा है। तो नगरीकरण जो है ना नगरों के विकास की प्रक्रिया है, यानी कि नगर के विकास की प्रक्रिया होती जाती है और नगरीकरण बढ़ता जाता है। तो मंदिर जो है ना अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए शासक क्या होते हैं, शासक जो होते हैं विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनवाते हैं, ठीक है। और वे जो है मंदिर को भूमि धन अनुदान देते हैं, दान में देते हैं। अब जिनकी आय से क्या होता है, जिनकी आय से धार्मिक स्थान विधि विधान से संपन्न किए जाते थे। तीर्थ यात्री भी आते हैं, आप सभी को पता है पुरोहित पंडितों को भोजन कराया जाता है, पर्वोत्सव मनाए जाते हैं। तो मंदिर के दर्शनार्थी भी दान दक्षिणा दिए करते हैं और इस प्रकार जो है मंदिर और जो है अर्थव्यवस्था एक दूसरे से कोरिलेटेड है। आज भी देखिए आप जानते होंगे कि अयोध्या में बहुत बड़ा राम मंदिर बनने जा रहा है। तो देखिए पूजा पाठ धर्म स्थल के रूप में वो भी इम्पॉर्टेंट है, प्लस हमारी इकोनॉमी को भी आगे बढ़ाने में वो सहायता करेगा, क्योंकि विभिन्न स्थल से लोग आएंगे, फॉरेन से भी लोग आएंगे, तो क्या करेंगे वहाँ पे दान करेंगे। दान करेंगे तो हमारे पास विदेशी पूंजियाँ भी आएंगी और देसी पूंजियाँ भी आएंगी। देसी पूंजी आएगी, विदेशी पूंजी आएगी, तो उसका प्रयोग हम अर्थव्यवस्था में करेंगे। अर्थव्यवस्था में करेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था जो है जो बेपटरी हो गई है वो पटरी पे लाने का प्रयास किया जाएगा और अर्थव्यवस्था हमारी प्रॉपर चलेगी। यानी कि एक मंदिर का जो है अर्थव्यवस्था को भी सेटल करने में बहुत बड़ा रोल होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक मूर्ति दिख रही होगी, ये लुप्त मोम तकनीक द्वारा बनाई गई, यानी कि कांसा, घंटा धातु और लुप्त मोम तकनीक क्या होती है इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए हमें एनसीईआरटी की ना कोई भी चीज़ यानी कि छोटे से छोटे टर्म्स जो है वो याद रखने हैं, क्योंकि गाइस मैं आपको सच बताऊं कि एग्ज़ाम में ना हूबहू यही चीज़ें पूछ ली जाती हैं, इसलिए मैं आपको पूरी चीज़ें बताने की कोशिश करती हूँ और आप लोगों को भी ऐसे ही पढ़ाई करना है, टू द पॉइंट, और आप लोगों को कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। देखिए कांसा, जैसा कि आप सभी को पता है कि कांसा एक मिश्र धातु है, यानी कि दो धातुओं से मिलकर कांसा बना होता है, जिसमें जो है तांबे और टीन। अच्छा, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि कांसा जो है कांसे में कौन सी धातु होती है, तो तांबा और टीन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। घंटा धातु में जो है रागे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है और एक घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न जो कि करती है। अब चोलकालीन कांस्य मूर्ति हम अध्याय 2 में देखे हैं, तो लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती है। अब इस विधि के अंतर्गत ना सर्वप्रथम क्या होता है, मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती है, यानी कि मोम की एक मूर्ति बनाई जाती है और जिसे क्या करते हैं, जिसे जो है चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है, ठीक है। और जब वह पूरी तरीके से सूख जाती है ना तो उसे जो है गर्म किया जाता है और उसे जो है मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर उस छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम ना बाहर निकाल दिया जाता है। आप समझने की कोशिश करिए ये लुप्त मोम क्या होगा। लुप्त मोम यानी कि मोम को गायब करना, ठीक है। लुप्त मतलब गायब,
मोम मतलब मोम, ठीक है। तो मोम जो है बाहर निकाल लिया जाता है। फिर क्या करते हैं, फिर चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उन छेद के रास्ते जो है पिघली हुई धातु भर दी जाती है, और जब वो धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती है ना, तो चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानी पूर्वक हटा दिया जाता है और उसमें से निकली प्रतिमा को साफ करके चमका दिया जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ये देखिए क्या कलाकारी है, मतलब ट्रिमेंडस। आप सोचिए कि उस ज़माने में जब टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, क्या ट्रिमेंडस, आप मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरा तो बिल्कुल मन मोह लिया है कि मतलब हाथ की कारीगरी भी ऐसी हो सकती है, इमेजिन नहीं कर पाओगे आप। बहुत सुंदर आकर्षक चित्रकारी हुआ करती थी। तो देखिए, मंदिर के जो कर्ता धर्ता होते थे ना, वे मंदिर से जो धन प्राप्त होता था उसको व्यापार और साहूकारी, जो कि मैंने आपको अर्थव्यवस्था में आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैंने साहूकारी के बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि साहूकार जो है पैसे को ब्याज में देते हैं, जो कि बैंक रेट से बहुत अधिक होते हैं। तो धीरे धीरे ना समय के साथ जो है बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी, ये सारे जो है मंदिर और उनके दर्शनार्थियों और यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए। और इस प्रकार ना मंदिर नगरों का विकास हुआ। किस प्रकार विकास हुआ, जैसे कि वहाँ पे मतलब मंदिर के पास ही पुरोहित, पुजारी, ये सारे दर्शनार्थी और शिल्पी, व्यापारी, ये सारे मंदिर के पास ही बसने लग गए, और इस प्रकार ना मंदिर नगर का विकास हुआ, ठीक है। और इस रीति से ना मंदिर के चारों ओर, ध्यान रखेंगे, चारों ओर जो है अनेक नगर जो है स्थापित हो गए। जैसे कि देखिए मध्य प्रदेश में जो है भिल्ल स्वामिन, ये आपको ध्यान रखना है, जिसे आज जो है भिलसा और विदिशा के नाम से जाना जाता है। अब गुजरात में सोमनाथ, ठीक है, ये मंदिर नगर ही तो है। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण नगर जैसे देखिए तमिलनाडु में कांचीपुरम, मदुरै, और आंध्र प्रदेश में तिरुपति हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो है मंदिर नगर में आते हैं। अब देखिए तीर्थ स्थल भी जो है ना धीरे धीरे नगर के रूप में विकसित हो गए। अब देखिए हमारे उत्तर प्रदेश का वृंदावन, तिरुवन्नमलाई जो कि तमिलनाडु में है, ऐसे नगरों के दो उदाहरण हैं, ठीक है। अजमेर ले लीजिए, अजमेर जो कि राजस्थान में है, ठीक है। 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था क्या, अजमेर, ठीक है। और आगे चलकर मुगलों के शासन में वह सूबा मुख्यालय बन गया, ठीक है। और यह नगर जो है ना धार्मिक सह अस्तित्व की एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। सुप्रसिद्ध अगर सूफी की बात करूं मैं, संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसके बारे में जो है अध्याय 8 में हम और देखेंगे डिटेल से, यहाँ 12वीं शताब्दी में जो है बस गए। और उनके जो दर्शनार्थी और श्रद्धालु जो थे वे सभी पंथों और मतों के हुआ करते थे। देखिए अजमेर के पास ही आप सभी को पता है कि पुष्कर सरोवर है, ठीक है। तो आप एग्जाम में पूछा भी जाता है कि पुष्कर नदी कहाँ है, तो वो है अजमेर में, जहाँ प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री आते रहे हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं छोटे नगरों का संजाल, यानी कि छोटे नगरों का जाल। 8वीं शताब्दी से ही ना उपमहाद्वीप में जो है अनेक, उपमहाद्वीप कौन, भारत, ठीक है, अनेक छोटे छोटे नगरों का संजाल सा बिछने लग गया। अब देखिए संभवतः जो है बड़े बड़े गांवों से हुआ है। अब बड़े बड़े गांव जो है धीरे धीरे जो है नगरों में परिवर्तित होते गए, नगरों में परिवर्तित होते गए तो छोटे छोटे नगरों का जाल बिछता गया। अब उनमें से आम तौर पर एक मंडपिका, जिसे बाद में मंडी कहा जाने लगा। मंडी क्या होती है, मंडी आप सभी जानते होंगे कि मंडियों में जो है सब्जियां, ठीक है, और जो है अनाज वगैरह बिकते हैं। तो जहां आसपास गांव वाले क्या करते थे, अपनी उपज बेचने के लिए लाते थे। अब उनमें ऐसी गलियां थीं, यानी कि ऐसी गलियां थीं जहां दुकान और बाजार थे, जिन्हें क्या कहा जाता था, हट, यानी कि आज जिसे जो है हम हाट बाजार कहते हैं ना, उन्हें हट कहा जाता था। और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के कारीगरों, शिल्पियों, जैसे कि देखिए हो गए कुम्हार, तेलियों, शक्कर बनाने वालों, ताड़ी बनाने वालों, सुनार, लोहारों, पत्थर तोड़ने वालों, इन सब के जो है अलग अलग बाजार होते थे। और कुछ व्यापारी तो ना नगर में स्थायी रूप से बसकर अपना कारोबार करते थे, जबकि कुछ अन्य जो थे वो व्यापारी नगर नगर घूमकर क्रय विक्रय किया जाता था। गाइस देखिए,
हम ये समझने का प्रयास करें कि किस प्रकार बड़े बड़े गांव नगरों में परिवर्तित हुए, किस प्रकार मंदिर जो है व्यापारिक और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। गाइस देखिए, अगर मुझे कुछ आउटर बताने के महसूस होगा तो मैं बाहरी चीज़ें आपको बताऊंगी, अदरवाइज हम देखिए एनसीईआरटी अपने आप में ही पूर्ण रूप है। ठीक है, आप ये मत समझो कि कुछ बाहर से मैम नहीं बता रही हैं, इसमें वो सारी चीज़ें जो है एग्जाम में आती हैं गाइस, इससे बाहर का नहीं आने वाला है ना, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, कुछ अन्य व्यापारी क्या करते थे, नगर नगर घूमकर क्रय विक्रय किया करते थे। ठीक है, क्रय भी करते थे, विक्रय भी। आज भी ऐसा होता है। अब आप गांव में चले जाओ, देखो कि कई व्यापारी जो है घर में आके जो है अनाज लेके जाते हैं और बेच के जाते हैं। ठीक है, तो कई व्यापारी जो है नगर नगर घूमकर क्रय विक्रय किया करते थे और आसपास और दूर दराज के व्यापारी इन नगरों में स्थानीय उपज खरीदने और दूरवर्ती स्थान के उत्पाद जैसे कि देखिए घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान सुपारी और काली मिर्च जैसे मसाले बेचने के लिए आते थे। अब आप ये चित्र में देख पा रहे होंगे, ये है एक नगर का बाजार। ठीक है, बाजार में विभिन्न प्रकार के आपको व्यापारी दिख रहे होंगे। देखिए, बेसिकली क्या होता था ना कि कोई सामंत यानी कि परवर्ती काल के जो है जमींदारों के बारे में हमने बहुत अच्छी तरीके से देखा है पिछले चैप्टरों में। तो प्लीज़ गाइज आप पिछले चैप्टरों में विजिट करिए और एक नहीं दो दो तीन तीन बार पढ़ो। मैं आपसे दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपको नई चीज़ें हर बार पढ़ने में मिलेंगी। ठीक है, और इन नगरों में या इनके आसपास किलेबंदी कर महल बना लेता था और ऐसे सामंत जो थे ना, व्यापारियों और शिल्पकारियों तथा उनके व्यापार की वस्तुओं पर टैक्स लगाते थे, यानी कि कर लगाते थे। और कभी कभी क्या होता था ना, कभी कभी ये कर जो थे, कर के संग्रहण का अधिकार उस स्थानीय मंदिरों को प्रदान कर देते थे, जिनका निर्माण स्वयं उनके द्वारा या फिर कह लीजिए धनाढ्य या धनी व्यापारियों द्वारा कराया गया होता था। ठीक है, तो ऐसे अधिकारों का ना उल्लेख अभिलेख में किया गया है जो आज भी पाए जाते हैं। अच्छा, कर की बात आई है तो बाजारों पे कर की बात भी कर लेते हैं। देखिए, राजस्थान का एक सारांश देखते हैं अभिलेख का, जिनमें वे शुल्क दिए हुए हैं जो मंदिर प्राधिकारियों द्वारा वस्तुओं के रूप में वसूल किए जा सकते थे। अब जैसे देखिए, शक्कर और गुड़, रंग, धागा, रुई, नारियल जो है, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल के तेल और कपड़े पर कर लगाए जाते थे। अब इसके अलावा व्यापारियों पर, धातु की चीज बेचने वालों, आसवकों, तेल, पशु चारे, अनाज, बोरों पर भी कर लगाया जाता था। अब इनमें से कुछ कर तो वस्तु के रूप में और कुछ जो है नगद के रूप में लगाए जाते थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। गाइज, मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त कर रही हूँ और अगले पार्ट में हम देखेंगे बड़े और छोटे व्यापारी। इसलिए समाप्त कर रही हूँ क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा रश है और आप सभी को पता होना ये कि अभी दुर्गा पूजा का टाइम चल रहा है, तो बहुत तेज़ी से गाना बज रहा है जिससे मैं ना डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ। तो मैं आपको जो है अगली वीडियो अगले पार्ट में लेकर आऊँगी। कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो गाइज तो ज़रूर कर लो और वीडियो को शेयर कर दिया करिए। थैंक यू वेरी मच।